हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 20 प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम का टाइम काफ़ी करीब है और जितना भी मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ आप लोग को कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें। जीके जिसका आपको यहाँ पर फुल डिस्कशन के साथ प्रैक्टिस होता है। इससे पहले ध्यान दीजिएगा कि 1 से लेकर 19 तक प्रैक्टिस सेट लगा हुआ है। दोस्तों जाइए, प्ले लिस्ट बना हुआ है, रिविज़न स्टार्ट कर दें। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और पब्लिकेशन का लेकर के आएंगे। जितना हो सकेगा आप लोग को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को, तो प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें। किरण पब्लिकेशन का भी चल रहा है। इसके बाद आपको यूथ का भी मैं लाऊंगा आप लोगों के बीच एक प्रैक्टिस सेट। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न उसमें भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना देरी के प्रश्न की ओर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड, सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दें ग्रुप में। ठीक है, आज का पहला प्रश्न कहता है कि काराकोरम नामक पर्वत श्रृंखला जो है निम्नलिखित कारण से भू राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों ये महत्वपूर्ण है? काराकोरम आपको नामक जो पर्वत श्रृंखला है ये, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि यह भारत और चीन को जोड़ती है। तो देखिएगा, ये काराकोरम जो पर्वत है भारत और चीन को नहीं जोड़ता है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 कहता है यहाँ पर कि यह सिंधु और यारकंद नदियों की घाटियों के लिए जलोत्सारण क्षेत्र यानी कि वाटरशेड जो होता है के रूप में कार्य करती है। तो ये वाला आपका सही है ऑप्शन। ठीक ना। तीसरा पॉइंट कहता है इसमें से कि भारत चीन और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सीमाएं काराकोरम श्रृंखला में मिलती हैं। ये वाला आपको सही है। ठीक है, भारत चीन और पाकिस्तान तीनों साथ साथ जो है कि आपको ये काराकोरम श्रृंखला से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पर सही कहता है कि सही है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 और 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 में सही हो जाएगा कि केवल 2 और 3 सही है। इनमें से राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न है यहाँ पर कि कह रहा है कि कौन सा आयोग है जो कि उसका भारतीय संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निर्वाचन आयोग का तो आपको है भारतीय संविधान में, वित्त आयोग का भी है, योजना आयोग का नहीं है। ठीक ना, और संघ लोक सेवा आयोग का भी आता है। ठीक ना, संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना आपको 1926 में हुआ था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग का स्थापना जो है कि 1950 में किया गया था, 15 मार्च 1950 में। इसके अंतर्गत जो होता है कि ये पंचवर्षीय योजना जो होती है, 5-5 साल का जो चलता था पंचवर्षीय योजना, वो आपको इसमें लाया जाता था। ठीक है, इसको पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था। ठीक ना, इसको भी ध्यान में रखना है। इसका स्थापना कब हुई थी? 1950 में। यही जो है आपको ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही हो जाएगा क्योंकि इसी का प्रावधान नहीं है। ठीक ना। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे एक और चीज़ इसमें नोट कीजिएगा कि योजना आयोग की जगह पर अब इसका नाम हो गया है क्या? नीति आयोग। ठीक ना, योजना आयोग का ही नाम चेंज करके नीति आयोग किया गया, जिसको हम लोग जो आपको अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा छोटा डेट के साथ, नीति आयोग का 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग का देखिएगा, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान होता है हिंदी में, इसको भी ध्यान में रखना है। तो नीति आयोग का, योजना आयोग की जगह पर भी यह हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न कहता है कि किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? कौन सा सुल्तान है जो कि खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो 3 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर 4 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा 2 देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती? ठीक है, क्या कह रहा है कि सीमांकन रेखा नहीं होती कौन सा 2 देशों के बीच? ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहता है, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा और डुरंड रेखा। तो देखिएगा, डुरंड रेखा भी है, रेडक्लिफ भी है, मैकमोहन भी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होता है, ये आपको कोई 2 देशों के बीच नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ से आपका 4 का सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर इसको कहा जाता है। मैकमोहन रेखा किनके बीच, इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लिया जाए। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच पड़ता है। किसके बीच? भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा सभी लोग जानते होंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच है। और डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पड़ता है, डुरंड रेखा। ठीक है, तो सभी लोग आप लोग जानेंगे इस सबको। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा।
5 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, विनिर्दिष्ट आपको कहता है कि नहीं है, कौन सी भाषा, तो उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी, संस्कृत। तो देखिएगा अंग्रेजी जो है कि आपको निर्दिष्ट इसमें से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल कितने भाषाओं का उल्लेख मिलता है, तो टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है। ध्यान दीजिएगा कौन सा राज्य है, किस राज्य का जो क्षेत्रफल एरिया जो है आपको और जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है यहाँ पर। तो 6 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मेघालय। ठीक है, मेघालय यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मेघालय से एक और प्रश्न भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सबसे ज़्यादा जो भारत में वर्षा होती है आपको, भारत में इनफैक्ट आपको पूरे वर्ल्ड में, तो मेघालय के आपको मेघालय में ही होता है। ठीक है, मासिनराम जगह का नाम है, मासिनराम मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई है। ट्रांसजेंडर के लिए बोल रहा है। ठीक है, पहली समर्पित ओपीडी निम्नलिखित में से कौन से अस्पताल में खोला गया है, तो 7 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया अस्पताल। ठीक है, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ये खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 8 नंबर के, विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं। विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील जो होता है, बनता है आपको, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो 8 का 3 हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सबो झील। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सबो झील कहते हैं। ऑक्सबो झील जो है कि एक यू आकार की झील होती है, क्या इस प्रकार की। ठीक है, यू अंग्रेजी अक्षर यू होता है, तो यू आकार की एक झील होती है जिसका आपको निर्माण जो है कि विच्छेदक नदी के घुमाव से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर यहाँ से प्रश्न देखेंगे कि झील अथवा तालाब के सतह पर जल पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है प्रश्न कि झील या तो फिर तालाब, ठीक है, झील या तालाब के सतह पर जो होता है उसके जल सतह जल पर पादप प्लवक तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं। 9 का देखिएगा उसको हम लोग सुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 9 का सही, सुपोषण कहते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य जो है कि आप कौन सा स्टेट अग्रणी है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो 3 हो जाएगा, गुजरात आपको पहले नंबर पे आता है इसमें। ठीक है, गुजरात यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि किस देश ने नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया है। कौन सा देश है जिसने सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया है, कौन सा देश। 11 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उत्तर कोरिया। किसने, उत्तर कोरिया। ठीक है, किम जोंग उन, यहाँ वहाँ का तानाशाह का नाम क्या है, किम जोंग उन, उसको आप लोग सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 12 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ध्यान दीजिएगा 12 नंबर में यहाँ पर प्रश्न कहता है कि यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर तो देखते हैं हम लोग मिलान करते हैं, इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर दिया है चालुक्य और यहाँ पर ये उसकी राजधानी दिया हुआ है। ठीक है ना, वंश और राजधानी दे रखा है। तो चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो एक का देखिएगा यहाँ पर आपको चालुक्य का था वातापी। ठीक है, होयसाला। राष्ट्रकूट का देखिएगा, राष्ट्रकूट का कहाँ था, पहले होयसाला ही देख लेते हैं हम लोग। तो होयसाला का था आपको यहाँ पे 4 नंबर में चले जाएंगे, द्वार समुद्र। होयसाल वंश का राजधानी द्वार समुद्र थी। राष्ट्रकूट का कहाँ था, तो मालखेड़ था। ठीक है, मालखेड़ या मानेखेड़ देता है, मानेखेड़ भी कहीं कहीं देता है, तो मालखेड़ वही हो गया। ठीक है, काकतीय वंश का एक बच गया यहाँ पर आपको, वारंगल। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 12 का यहाँ क्या हो जाएगा, एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी की जो सबसे आपको लंबी मूर्ति है ये कहाँ स्थित है, विश्व में पूछ रहा है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लंबा। 13 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, पटना में। ठीक है, पटना में आपको ये स्थित है। बिहार के देखिएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फरवरी 2013 में राज्य की राजधानी पटना में महात्मा गांधी का सबसे लंबी मूर्ति का अनावरण किया। यह मूर्ति पटना स्थित कहाँ पर है, इसे भी जान लीजिए आप लोग। तो पटना स्थित गांधी मैदान के निकट स्थित है, गांधी मैदान में ही है। आपको आप लोग जाइएगा तो वहाँ आप लोग देख सकते हैं, जो कि विश्व में आपको गांधी जी की सबसे लंबी आपको ये मूर्ति है। ठीक ना, 13 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसकी ऊंचाई लंबाई यानी कि ऊंचाई आपको लगभग कितना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, 72, ठीक है ना, 72 फीट। ठीक है, 72 फीट
इसको याद रखिएगा, 72 फीट है ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का जो मुख्य स्रोत मिलता है वो कहाँ से मिलता है। तो 14 का देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में आप लोग देख रहे होंगे कि शिलालेख 13वें शिलालेख में, ठीक है ना। ये 13 है, ये रोमन अंक में इसको 13 बोला जाता है, ठीक है। तो 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में आपको अशोक के अभियान की जानकारी जो है कि कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि गांधी जी की न्यासीता की अवधारणा, गांधी जी की न्यासीता की जो अवधारणा है आपको ये किस में मिलती है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे कि पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में आपको कन्वर्ट करती है, रूपांतरित करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से सही हो जाएगा, गांधी जी की न्यासीता की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है 16 नंबर के निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है। ठीक ना, नीम का जो वृक्ष है आपको उसको अपना जो है कि राज्य वृक्ष यानी कि राजकीय वृक्ष आपको अंगीकार किया है, यानी कि स्वीकार किया है। कौन सा स्टेट है वो। तो 16 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। ये आंध्र प्रदेश ने बनाया है अपने राज्य का राजकीय वृक्ष नीम को, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि समोच्च रेखा समान खाली स्थान के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या है। ध्यान दीजिएगा, समोच्च रेखा समान खाली स्थान के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या है इनमें से। तो 17 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उच्चता, ठीक है। उच्चता यानी कि समोच्च रेखा समान उच्चता के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। यहाँ से 3 नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष कौन है। ध्यान देंगे यहाँ पर कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है। तो 18 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार। न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार जो है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम किसने बनाया था। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य पूछ रहा है कि कौन सा राज्य है, जो स्टेट है जो कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम को बनाया। तो 19 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। कोयला का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा है यहीं होता है, इस पर भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है 20 नंबर के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है। नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है भारतीय संविधान में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपको ये समान नागरिकों का जो प्रावधान आपको मिलता है तो वो आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 में चले जाइए, अनुच्छेद 16 में मिलता है। कहाँ, अनुच्छेद 16 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलुई पत्थर किस में रूपांतरित होता है। बलुई पत्थर किस में रूपांतरित होता है। तो क्वार्ट्ज में होता है, ठीक है। क्वार्ट्ज यहाँ पे याद रखिएगा, बलुई पत्थर किस में रूपांतरित होता है, क्वार्ट्ज में। व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय पर जो कर है, जो टैक्स लगता है व्यवसाय पर, उसकी वसूली किसके द्वारा की जा सकती है। तो 22 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। ये आपको केवल राज्य सरकार के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है। लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है निम्नलिखित में से क्या। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तानाशाही, ठीक है। तानाशाही आपको लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल हो जाएगा, कौन सा, तानाशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पूंजी का आकार नहीं है। निम्नलिखित में से क्या पूंजी का आकार इनमें से नहीं है। तो 24 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 में चले जाएंगे, कीमत स्थिरीकरण कहते हैं, ठीक है। कार्य कीमत स्थिरीकरण जो है कि आपको यह कार्य नहीं है, किसका, पूंजी का कार्य आपको ये नहीं है, कीमत स्थिरीकरण। मूल्य अंतरण, मूल्य संग्रह, मूल्य मापन, ये तीनों आपको पूंजी का कार्य है, लेकिन कीमत स्थिरीकरण जो होता है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 के शीर्ष 100 यानी कि 100 रैंकिंग में कंपनी में कौन सी एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल है इनमें से। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इन्फोसिस, ठीक है। इन्फोसिस जो है कि इनमें 100 रैंकिंग में आपको कंपनी में एकमात्र भारतीय कंपनी है जो कि आपको ये शामिल है, किसमें, द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 में, बेस्ट कंपनी। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। बंद अर्थव्यवस्था से मतलब कि क्या, इसका मतलब क्या होता है बंद अर्थव्यवस्था का। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 में चले जाइए कि ऐसा देश जिसमें कोई आयात और निर्यात ना हो, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही मतलब बंद होता है, वही उसी को बंद कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। जिसमें कोई आयात भी ना हो, कोई निर्यात भी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंधार कला किसके अधीन फली फूली। ध्यान दीजिएगा, गंधार कला जो है आपको ये किसके अधीन फली फूली थी। तो 27 का 1 चले जाइए, कुषाण काल में, ठीक है। गंधार कला जो है आपको कुषाण काल में ये आपको
फली फूली थी। देखिएगा कुषाण काल का आपको संस्थापक कौन था, तो कुजुल कड़फिसेस, ठीक है, कुजुल कड़फिसेस नाम याद रखिएगा। और कुषाण वंश का अगर पूछ देगा सबसे प्रतापी आपको शासक कौन था, तो कनिष्क के नाम याद रखिएगा। कनिष्क सबसे आपको मतलब महान शासक, ठीक है, प्रतापी शासक, तो कनिष्क उसका नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है 28 नंबर के संतुलन स्थिर स्थिति में क्या होता है। संतुलन स्थिर स्थिति में, तो 28 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो 4 वाला आपको सही उत्तर हो जाएगा। संतुलन स्तर स्थिति कहता है कि फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है, फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखेंगे कि जहाँ कोई कानून नहीं होता है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था। ध्यान दीजिएगा, जहाँ कोई कानून नहीं होता है वहाँ कोई भी स्वतंत्रता नहीं होती है, ये किसने कहा था, ये किसका कथन है। बेंथम, लेनिन, मार्क्स या लॉक, किसका ये कथन है। तो 29 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जॉन लॉक ने कहा था, इनका पूरा नाम था जॉन लॉक, ठीक है। इस नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के गोगोना, ध्यान दीजिएगा, भारत के गोगोना एक संगीत वाद्य यंत्र है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 जो कहता है यहाँ पर कि यह सर्वाधिक सरल और सबसे छोटा भारतीय ग्रामीण संगीत वाद्य यंत्र है, तो ये वाला तो आपको सही है। और दूसरा कहता है इसकी उत्पत्ति मणिपुर में हुई थी, ये गलत है आपका। यह बांस के एक टुकड़े से निर्मित मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, तो ये आपको तीसरा वाला भी सही है इनमें से, ठीक है। तो और चौथा कहता है कि यह मेड़ती समुदाय की संगीत परंपरा का एक भाग है, तो ये भी आपको गलत है। तो 1 और 3 इनमें से सही है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 30 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 30 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल 1 और 3 यहाँ पर सही है। 31 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबद्ध है। ध्यान दीजिएगा, राज्य जो कौन सा स्टेट है जो कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबद्ध है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 31 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा 3 हो जाएगा, भाग 4 में ये आपको आता है, ठीक है, भाग 4 में आता है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो आपको ये लिया गया है तो कहाँ से कि कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड याद रखिएगा, ठीक है, आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये भाग 4 में आपको भारतीय संविधान में आपको निहित है। 31 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, भाग 4। और अनुच्छेद अगर इसका पूछ देगा तो 36 से 51 याद रखिएगा, ठीक है, 36 से 51, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर कि भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटाता है। भारत के संविधान का 44वां संशोधन जो है मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटाता है, ठीक है। तो 32 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो 3 हो जाएगा। ये संपत्ति का जो अधिकार है उनमें से हटा दिया गया था, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में हुआ था। कब, 1978 में हुआ था, इसे भी ध्यान रखेंगे। 1978 में इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था, ठीक है। 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है 33 नंबर देखिएगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ध्यान दीजिएगा, बिहार के काफ़ी इजी प्रश्न है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो 33 का ऑप्शन नंबर 1 ही चले जाइए, कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह जो थे आपको बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है जो अभी भी तेल उत्पादन करता है, ठीक ना। कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है जो कि अभी भी तेल का उत्पादन करता है। तो 34 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, असम का ये डिगबोई, ठीक है, ये असम में पड़ता है, ठीक है, असम डिगबोई। इसकी जो आपको ये तेल खुदाई जब की गई थी तो कब की गई थी, 1901 भी याद रखिएगा, डेट भी। अंकलेश्वर ये गुजरात में पड़ता है। मुंबई, बॉम्बे हाई तो मुंबई में पड़ता ही है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह से अब जो प्रधानमंत्री भारत के थे उनसे ठीक पहले वाला पूछ रहा है कि कौन से प्रधानमंत्री थे भारत के। तो एच.डी. देवगौड़ा, I.K. गुजराल, P.V. नरसिम्हा राव या अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि कौन थे। तो 35 का ऑप्शन नंबर 4 में चले जाइए, अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है, भाजपा पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 36 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रंजीता कृष्णावेणी और राम्याबे किस राज्य की पहली महिला पुजारी होंगी, ठीक है। रंजीता कृष्णावेणी और राम्याबे किस राज्य की पहली महिला पुजारी होंगी। तो तमिलनाडु, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा इसको। 36 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तमिलनाडु की। 37 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है।
तो भारत का जो उपराष्ट्रपति जो होता है वही होता है। तो 37 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 38 नंबर देखेंगे कि गढ़वाल यानी कि गढ़वाल वंशीय शासकों के द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति हुई थी तो यह कहाँ हुई इसकी प्राप्ति? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई? 38 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये मुंगेर में मिली। कहाँ? मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफडीआई का मतलब क्या होता है? एफडीआई का मतलब क्या होता है? 39 का देखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 में चले जाइए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, ठीक है, एफडीआई। अगला प्रश्न कहता है कि इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, किरण जॉर्ज, ठीक है ना, किरण जॉर्ज ने जीता। 41 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म कौन थी? बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म कौन थी? 41 का 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 में चले जाइए, हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो, ठीक है। बिहार का कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, VBI लगा लीजिएगा इसको, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में कह रहा है कि निर्मित पहली फिल्म कौन थी? तो हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो। ये आपको ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से आपका 41 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? बिहार राज्य के पश्चिम साइड, ठीक है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर का मतलब होता है, देखिएगा ये आपको डायरेक्शन हो गया, आपको ये हो गया ईस्ट, ये हो गया दोस्तों वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। तो पश्चिमोत्तर कह रहा है यानी कि पश्चिम और उत्तर, यानी कि ये वाला डायरेक्शन, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन में कह रहा है कि कोने पर एक हिमालय की एक चोटी है, ये किस नाम से जाना जाता है? तो 42 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 में चले जाएंगे, सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है, काफ़ी पुरानी पहाड़ी है, ये बहुत नामी भी है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी यहाँ पर मिलती है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? सभी लोग आप जानते होंगे, इजी प्रश्न है काफ़ी। तो 44 का देखिएगा 3 हो जाएगा, JP नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने किया था। 44 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। 45 नंबर देखिएगा प्रश्न देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ये 44 की जगह पर ये 5 है ये पे, ठीक है। जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ है दबिस्तान मजाहिब की रचना की। ध्यान दीजिएगा, जहांगीर का समकालीन था, वह इतिहासकार था एक, जो कि जहांगीर का वो समकालीन था, उसी के दरबार में रहता था। मतलब समकालीन किसको कहते हैं? जिसके दरबार में रहता है, उसके अंडर में रहता है, उसी समकालीन हो गया, ठीक है। तो इतिहासकार था एक जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ एक लिखी थी, रचना की थी, दबिस्तान मजाहिब। तो ये आपको कौन था वो इतिहासकार? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको 44 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा दोस्तों, मोहसिन फ़ानी उनका नाम था। इतिहासकार का नाम क्या था? मोहसिन फ़ानी। 45 नंबर प्रश्न है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये पॉपुलर क्वेश्चन है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये गया में स्थित है विष्णुपद मंदिर, ठीक है। 45 का विष्णुपद मंदिर कहाँ है? बिहार के गया में स्थित है। इसका निर्माण भी पूछता है कभी कभी कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अहिल्याबाई नाम याद रखिएगा। इसका निर्माण एक रानी थी अहिल्याबाई, उसी ने आपको करवाया था 1787 ईस्वी में, 1787। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया। बिहार का जो बोधगया मंदिर है, महाबोधि मंदिर, विश्व विरासत घोषित किया गया था। तो कौन से साल में किया गया था? यानी कि यूनेस्को में आपको इसको कब शामिल किया गया? तो 2002 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई बिहार के किस जिले के अधीन आता है? जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था, बिहार का ये एक जिला है। तो कौन से जिला के अंतर्गत आता है ये? ध्यान दीजिएगा, जीरादेई जो आता है ये आपको, तो 47 का 4 चले जाइए, सीवान में आता है ये, सीवान जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो कहाँ पर है? इसरो कहाँ पर है? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बेंगलोर में है। कहाँ? बेंगलोर में है इसरो, ठीक है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसरो आपको बेंगलोर में पड़ता है। और इसकी स्थापना, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 याद रखिएगा, 1969। अगला प्रश्न है कि बिहार टाइम्स
नामक समाचार पत्र की भूमिका बिहार प्रांत के निर्माण की मांग को प्रस्तुत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? इसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1894 में। ठीक है, 1894 में। क्या कह रहा है? बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र है। बिहार टाइम्स एक समाचार पत्र था। इसकी जो है भूमिका बिहार प्रांत के निर्माण की मांग के को प्रस्तुत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका प्रकाशन जो है कि 1894 में हुआ था। 1894 में आपको पीएनबी की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार राज्य में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो बिहार राज्य में पुरातात्विक संग्रहालय की जो स्थापना की गई है तो ऑप्शन नंबर 4 चले जाइए। देखिएगा, नालंदा, वैशाली, बोधगया, सभी जगह पर आपको किया गया है। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना नालंदा में भी किया गया, वैशाली में भी किया गया और बोधगया में भी किया गया है। बोधगया में देखिएगा, नालंदा में आपको जिसकी स्थापना 1917 में, नालंदा में कहाँ कब स्थापना किया गया पुरातात्विक संग्रहालय का? 1917 में। ठीक है, 1917 में आपको। फिर उसके बाद आपको बोधगया की स्थापना जो है कि 1956 में किया गया था और वैशाली में आपको 1945 में। ठीक है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा आंसर। यहाँ से सामान्य विज्ञान हम लोग देखेंगे, गणित और रीजनिंग के लिए पीडीएफ ले लीजिएगा आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके। 51 नंबर प्रश्न कहता है कि कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुँचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक के पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य जो पूछ रहा है कि कैसा होता है, तो 51 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तापमान बढ़ने पर घट जाता है। तापमान बढ़ने पर क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी प्रति सीसी है, यह बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, तो 52 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर कितना? 1 ग्राम पर सीसी जो होता है आपको, ये बिल्कुल सही है। एक जल का आपको घनत्व डेंसिटी तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 53 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर कि विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो 53 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मैक्स प्लैंक। ठीक है, प्लैंक हो जाएगा यहाँ पर, मैक्स प्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति, देखिएगा, अवशोषित कर लेते हैं तो उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिसे हम किस में देखते हैं? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन प्रश्न कहता है आपको कि जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिसे हम किस में देख सकते हैं? तो 54 का यहाँ पर देखिएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में हम उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा जो है कि काला क्यों छोड़ा जाता है? आखिर क्या रीज़न है कि काला छोड़ा जाता है? तो 55 का आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा कि काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। ठीक ना, खाना जब पकता है तो उसमें उष्मा ही लगता है ना, तब हीट करता है वो बर्तन, तो काला इसलिए छोड़ा जाता है कि काला कोई भी काली चीज़ जो है कि उष्मा का एक अच्छा अवशोषक होता है, इसीलिए छोड़ा जाता है काला उसकी सतह को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 56 नंबर की गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस ऑप्शन नंबर 1 वाला देखिएगा, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है इसलिए गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत तथा चिकनी सतह जो है कि आपको कैसी होती है? तो 57 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ से ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक के कारण। ठीक है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह जो कैसी होती है? तो ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल है क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? एक क्षारकी, द्विक्षारकी, त्रिक्षारकी या चतुक्षारकी? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, द्विक्षारकी है ये। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है आपको H2SO4 इसका सूत्र होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4, ये आपको द्विक्षारकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी मिश्र धातु है? ठीक है ना, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का हम लोग यूज़ करते हैं वह कौन सी है?
सोल्डर, मिश्र धातु इस्पात, नाइक्रोम या जर्मन सिल्वर। तो 59 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम आप लोगों ने देखा होगा, जो कि आपको हीटर में भी यूज़ होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि हीटर में किस चीज़ का, तो नाइक्रोम का प्रयोग होता है। 60 नंबर प्रश्न कहता है नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है। नींबू के रस में पूछ रहा है पीएच कितना अनुमानता होता है। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा 3 हो जाएगा, 7 से कम। नींबू का पीएच मान कितना होता है, देखिएगा 2.2 होता है। ठीक है, 2.2 नींबू का पीएच मान। तो आपको 7 से कम हो गया, यानी कि आपको एसिडिक हो गया, एसिड होता है ये। ठीक है, पीएच का खोज किसने किया था, तो पीएच का सोरेनसन, नाम याद रखिएगा, सोरेनसन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पीएच का देखिए, पीएच का इसका फुल फॉर्म का भी पूछता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। 61 नंबर प्रश्न कहता है कि वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है। वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कैथोड पर एकत्रित होता है। कहाँ, कैथोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदन है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदन है, तो 62 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोडा वाटर में क्या होता है। सोडा वाटर जो आप लोग पिए होंगे, सोडा वाटर ऑब्वियसली आप लोगों ने पिया होगा, तो सोडा वाटर में क्या होता है। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा 3 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है सोडा वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अधातु है। द्रव अधातु है, इनसे पूछ रहा है, धातु नहीं अधातु पूछ रहा है यहाँ पर, बढ़िया से क्वेश्चन पढ़िएगा। तो 64 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा 64 का 2 हो जाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो कि द्रव अधातु है, अगर धातु बोल देता तो पारा हो जाता आंसर। ठीक है, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि मृदा में फास्फोरस को पादप पोषक तत्व के रूप में जोड़ने, संरक्षित करने और उत्प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किन जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। 65 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा 1 हो जाएगा, एजोस्पिरिलम। एजोस्पिरिलम नहीं होगा, यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर जो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर, माइकोराइजल फफूंद। ठीक है, माइकोराइजल फफूंद हो जाएगा, केवल एक यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइकोराइजल फफूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर 66 नंबर यहाँ प्रश्न कहता है कि औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणता मानक का 24 घंटे का औसत क्या होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कहता है यहाँ पर, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, कि औद्योगिक क्षेत्र में पूछ रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणता मानक का 24 घंटे का औसत क्या होता है। तो 66 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 66 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा 4 हो जाएगा, 1.5 UG/मीटर क्यूब। ठीक है, 67 की यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा। यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या होगा। तो 67 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 में चले जाइए, नाइट्रेट होगा। नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा, नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायु प्रदूषण का विभव वायु संचार गुणांक कितना होने पर बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण का जो पूछ रहा है कि विभव जो है आपको वायु संचार गुणांक कितना होने पर बढ़ जाता है, तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आपको ग्रेटर दैन 6000 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, इतना बढ़ जाएगा तो आपको ये वायु संचार गुणांक इतना होने पर वायु का प्रदूषण विभव बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वीकार यानी कि ध्वनि प्रदूषण स्तर का सीमा क्या है। ध्यान दीजिएगा, भारत में जो स्वीकार है, जो कि एक्सेप्टेड है आपको, तो ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा आपको क्या है इसका। तो 69 का ऑप्शन नंबर 2 चले जाइए, 40 से 45 डेसिबल के बीच। ठीक है, 40 से 45 डेसिबल के बीच आपको स्वीकार्य है भारत में ध्वनि प्रदूषण का स्तर। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के लिए फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था, तो ये आपको कहाँ हो गया था। तो काजू आपको ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा होता कहाँ है, तो काजू ऑब्वियसली आपको ध्यान दीजिएगा तो 70 का ऑप्शन नंबर 1 चले जाइए, केरल में होता है। तो यहीं आपको ये छिड़काव जो हुआ था एंडोसल्फान का छिड़काव, जिसके फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। 71 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर कि सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण क्या है। सीमा पार प्रदूषण, या तो उसको हम लोग कह दें कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है। तो 71 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा जो होता है इसी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी, किसने देखी थी। आकाशगंगा यानी मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखा था।
72 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गैलीलियो ने देखा था अपने दूरबीन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं, किसका अनुमान लगा सकते हैं? 73 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या का। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या का हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, यानी कि जल से होने वाला इनमें से कौन सा रोग है? क्षय, हैजा, इन्फ्लुएंजा या मलेरिया? तो देखिएगा, हैजा जो है कि आपको दूषित जल हम लोग पियेंगे तो यह आपको हैजा नामक की बीमारी हो जाती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है और इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि एक सुहान, ठीक है, निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने के लायक छोटा सा होता है वो क्या कहलाता है? 75 का ऑप्शन नंबर देखिएगा 1 हो जाएगा, नोटबुक कंप्यूटर वो कहलाता है। क्या? नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। तो दोस्तों आई होप कि आज का ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।